Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is महाबलीपुरम तमिलनाडु। PIB के न्यूज हम जानेंगे महाबलीपुरम के बारे में क्यों आया है। तो द वुमेन 20 W20 summit with the theme of women led development transform thrive and transcend took place in Mahabalipuram, Tamil Nadu, India. Under India's presidency, the summit aimed to enhance grassroots level participation and citizen engagement in the W20 process. ये कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, थीम क्या था, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो वुमेन 20 W20 समिट था आपका, जिसका थीम था वुमेन लेड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म थ्राइव एंड ट्रांसजेंड, ये आपका महाबलीपुरम में तमिलनाडु में हुआ है। इसका जो प्रेसिडेंसी भारत कर रहा था, उस दौरान समिट का मकसद था इनहेंस करना ग्रासरूट लेवल पार्टिसिपेशन को और सिटीजन एंगेजमेंट को W20 प्रोसेस में। ममालपुरम इज ए टाउन ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और जो ममालपुरम है, ये एक टाउन है कोरोमंडल कोस्ट जो है आपका साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु का, वहीं पे। इट इज नोन फॉर इट्स टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट बिल्ट इन द पल्लव डायनेसिटी इन द 7th and 8th century, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द शिप्रोन शोर टेम्पल कंप्राइज 3 ornate ग्रेनाइट श्राइन। और ये जाना जाता है अपने टेम्पल और मॉन्यूमेंट के लिए, जिसको बिल्ड किया गया था पल्लव डायनेसिटी के समय में 7th से 8th सेंचुरी के टाइम पे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। जो शिप्रोन शोर टेम्पल है, ये कंप्राइज करता है 3 ornate ग्रेनाइट श्राइन्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके द्वारा कराया गया हुआ, कहाँ पे हुआ है। रिसेंटली द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव, अ ग्रैंड स्पोर्टिंग इवेंट जॉइंटली होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओडिशा गवर्नमेंट एंड KIIT यूनिवर्सिटी, कंक्लूडेड इन भुवनेश्वर। अभी हाल ही में जो फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव था, जो कि एक ग्रैंड स्पोर्टिंग इवेंट था, इसको जॉइंटली होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओडिशा गवर्नमेंट और KIIT यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कहाँ पे कंक्लूड हुआ, तो भुवनेश्वर पे। जनजातीय खेल महोत्सव इज ए स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द एथलेटिक पावर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी in India. It aims to promote and showcase traditional sport and cultural heritage of tribal on national platform. जो जनजातीय खेल महोत्सव है, ये एक स्पोर्टिंग इवेंट है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सेलिब्रेट करने के लिए जो एथलेटिक प्रोवेस है ट्राइबल कम्युनिटी का, इसको दर्शाने के लिए। इसका मकसद था प्रमोट करना और दिखाना ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और कल्चर हेरिटेज को ट्राइबल का नेशनल प्लेटफॉर्म पे। Odisha emerged as the overall champion in both men and women category. The event witnessed the participation of 5,000 tribal athletes and 1,000 officials from 26 states. Odisha excellent in sport like rugby, hockey, kabaddi, football and kho-kho. The success of the event showcased Odisha growing status as a sport hub in India. ओडिशा जो था वो इमर्ज किया ओवरऑल चैंपियन के रूप में दोनों ही मैन और वुमेन कैटेगरी पे। ये जो इवेंट था, इसमें विटनेस किया गया पार्टिसिपेशन 5,000 ट्राइबल एथलीट का और 1,000 ऑफिशियल थे 26 स्टेट के। ओडिशा ने एक्सेल किया जो स्पोर्ट है आपका, जैसे कि रग्बी, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल और खो खो पे। जो सक्सेस है इवेंट का, ये दर्शाता है जो ओडिशा का ग्रोइंग स्टेटस को स्पोर्ट्स हब के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरुंधति रॉय। तो हम जानेंगे अरुंधति रॉय के बारे में। Writer Arundhati Roy has been awarded the 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement by the Charles Verlian Foundation. She received the prize for French translation of her compilation of essays titled Azadi. तो उनको किस चीज के लिए दिया गया, कौन सा प्राइज दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके राइटर है अरुंधति रॉय, उनको दिया गया 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट चार्ल्स वेरेलियन फाउंडेशन के द्वारा। उनको ये प्राइज दिया गया है फ्रेंच ट्रांसलेशन के लिए, जो उनका कंपाइलेशन था एसे, जिसका टाइटल था आजादी। 2021 में ये किया गया था। The jury praised her use of this essay as a form of combat analyzing fascism and its structure, which is an increasingly relevant issue. In Azadi, Roy explored the meaning of freedom in a world facing growing authoritarianism and include reflection on language, fiction and alternative imagination. जो जूरी थे उन्होंने प्रेस किया था उनके उपयोग को, वर्ड को लेके, जो एसे था जो कि कॉम्बैट एनालाइज कर रहा था फैसिज्म को और उसके स्ट्रक्चर को, जो कि इंक्रीजिंगली रिलेवेंट इश्यू है। आजादी में रॉय ने एक्सप्लोर किया था जो मीनिंग था फ्रीडम को, जो वर्ड फेस कर रहा है ग्रोइंग ऑथोरिटेरियनिज्म, जिसमें कि रिफ्लेक्शन है लैंग्वेज, फिक्शन और अल्टरनेटिव इमेजिनेशन का। इस प्राइज के बारे में हम जान ले तो जो यूरोपियन एसे प्राइज है वो दिया जा रहा है 1975 से ऑथर को, जिनका राइटिंग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इवोल्यूशन में थॉट के लिए और प्रोवाइड कर रहा है कमेंटरी को करेंट सोसाइटी, प्रैक्टिस और आइडियोलॉजी को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जानेंगे वैभव फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में।
Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology is launching the वैभव भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उन्होंने लॉन्च किया है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम, जिसको कि शॉर्टली वैभव फेलोशिप प्रोग्राम कहा गया है। This program aims to recognize outstanding scientists and technologists of Indian origin residing in Indian countries who are engaged in research. इस प्रोग्राम का मकसद है रिकॉग्नाइज करना जो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट है इंडियन ओरिजिन के, जो कि रिसाइड कर रहे हैं दूसरे कंट्री पे, एनआरआई हो गए, ओसीआई हो गए, पीआईओ हो गए, जो कि इंगेज है रिसर्च पे। This program will award fellowship to 25 selected individuals who will be invited to work in various knowledge verticals such as quantum technology, health, electronic, agriculture and more. और ये जो प्रोग्राम है ये अवार्ड करेगा फेलोशिप 25 सिलेक्टेड इंडिविजुअल को, जिनको इनवाइट किया जाएगा कि वो काम करे अलग अलग नॉलेज वर्टिकल्स पे, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और भी बहुत सारे फील्ड है। The Vaibhav program was initiated after the Vaibhav Summit, which connected the Indian STEM diaspora with Indian institutions. The fellowship program will foster collaboration between the scientists from the Indian diaspora and Indian educational institution, university and scientific institution. जो वैभव प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था वैभव समिट के बाद, जो कि कनेक्ट कर रहा है इंडियन स्टेम डायस्पोरा को इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ। जो फेलोशिप प्रोग्राम होगा ये फोस्टर करेगा कोलैबोरेशन को साइंटिस्ट के साथ, इंडियन डायस्पोरा का इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NTRS 2023 रिपोर्ट। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम रिलीज द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट। तो किसने रिलीज किया इस रिपोर्ट को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है CBIC, उन्होंने रिलीज किया है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट को। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, द टाइम रिलीज स्टडी इज ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल that quantify the time taken for cargo release at custom station. It measures the duration from cargo arrival to it out of charge for domestic clearance in import and from cargo arrival to carrier departure in export. तो टाइम रिलीज स्टडी है, ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है जो कि क्वांटिफाई कर रहा है जो टाइम लगता है कार्गो रिलीज में कस्टम स्टेशन से। ये मेजर करता है जो ड्यूरेशन होता है कार्गो अराइवल से इसके आउट ऑफ चार्ज होने तक डोमेस्टिक क्लियरेंस को लेके इंपोर्ट में, और कार्गो अराइवल का कैरियर डिपार्चर तक लेके एक्सपोर्ट के लिए। The study covers seaport, air cargo complexes, inland content depot and integrated check post which handle a significant proportion of entry and shipping bill in the country. और ये जो स्टडी है ये कवर करता है सीपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इनलैंड कंटेनर रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सबको, जो कि हैंडल करता है एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन को एंट्री और शिपिंग बिलिंग का कंट्री पे। की फाइंडिंग क्या है? The finding highlight the importance of the path to promptness strategy, which include the advanced filing of import document, risk-based facilitation, and benefit for trustee client. Cargoes that incorporate all the three features achieve the National Trade Facilitation Action Plan release time target across all port category. ये जो फाइंडिंग है ये हाईलाइट कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है पाथ टू प्रॉम्प्टनेस स्ट्रेटेजी का। ये इंक्लूड करता है एडवांस फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट को, रिस्क बेस्ड फैसिलिटेशन को और बेनिफिट को ट्रस्टेड क्लाइंट के लिए। कार्गो जो इनकॉर्पोरेट करते हैं तीनों ही फीचर्स को, वह अचीव करते हैं नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान को, जिसको रिलीज किया गया था टारगेट को लेके सारे पोर्ट कैटेगरी पे। ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के फोकस को एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेके NTRS 2023 जो है ये प्लेस करता है ग्रेटर इम्फेसिस मेजरिंग को लेके एक्सपोर्ट रिलीज टाइम का, ताकि जल्दी से अगर वो रिलीज होगा तो इससे बूस्ट मिलेगा। The report differentiate between regulatory clearance, custom clearance, and physical clearance completion of logistic process. The study indicate the National Trade Facilitation Action Plan release time target has been achieved for most port category when considering regulatory clearance. जो रिपोर्ट है वो डिफरेंशिएट कर रहा है रेगुलेटरी क्लियरेंस, कस्टम रिलीज और फिजिकल क्लियरेंस कंप्लीशन ऑफ लॉजिस्टिक प्रोसेस को लेके। ये जो स्टडी है ये इंडिकेट करता है कि जो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान रिलीज टाइम टारगेट है ये अचीव कर लिया गया है ज्यादातर पोर्ट कैटेगरी के लिए जब हम कंसीडर करते हैं रेगुलेटरी क्लियरेंस, कस्टम रिलीज को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड रिस्टेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड प्लेटफॉर्म। तो जानेंगे इसके बारे में, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। इंडियन गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एक्सप्लोरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क विद ट्रेड रिस्टेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म यूजिंग एन अकाउंट एग्रीगेटर।
जो इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो एक्सप्लोर कर रही है कि किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड प्लेटफॉर्म के साथ उपयोग करके अकाउंट एग्रीगेटर का। तो हम जानेंगे सबसे पहले गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन के बारे में। गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि मैनेज किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन को गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम का। ये सर्व कर रहा है एक बैकबोन के रूप में जीएसटी रिजाइन के लिए, फैसिलिटेट कर रहा है टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के लिए। व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म? फिर ये आपका ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ट्रेड प्लेटफॉर्म है क्या? तो ये जो आपका ट्रेड प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म को स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइज के लिए कि वो रेस कर सकते हैं फंड को सेल करके अपने ट्रेड रिसीवेबल या इनवॉइस को फाइनेंशियर के पास डिस्काउंटेड रेट पे। ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये फैसिलिटेट करता है अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फंड को, ये मदद करता है एसएमई को कि वो इंप्रूव करे अपने कैश फ्लो को और वर्किंग कैपिटल को। अकाउंट एग्रीगेटर की बात कही गई है तो हम इसके बारे में भी जान ले। तो जो अकाउंट एग्रीगेटर होता है ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं और कंसोलिडेट करते हैं यूजर के फाइनेंशियल डाटा को वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इज ए आरबीआई रेगुलेटेड इंटाइटी। जो अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क है ये आरबीआई रेगुलेटेड इंटाइटी है। करंटली 23 बैंक जो है दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट के वो एएएन अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में आते हैं। जो आपका एए फ्रेमवर्क है इसको क्रिएट किया गया था 2021 में इंटर रेगुलेटरी डिसीजन के माध्यम से आरबीआई और दूसरे रेगुलेटर जो है जिसमें कि सेबी, इरडा, परता सब आते हैं इनिशिएटिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी के माध्यम से। किस तरीके से जो इंटीग्रेशन की बात कही गई है जीएसटीएन का ट्रेड के साथ ये मदद करेगा, तो ये फैसिलिटेट करेगा डायरेक्ट सैंक्शन में इनवॉइस का जो कि रेस किया जाएगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा जीएसटीएन प्लेटफॉर्म पे। इंटीग्रेट करके दोनों सिस्टम को जो ई इनवॉइस जनरेट होगा जीएसटीएन में उसको सिमुलेसली ट्रांसमिट किया जा सकेगा ट्रेड पोर्टल पे। ये एलिमिनेट कर देगा जो आवश्यकता पड़ती है एडिशनल एक्टिविटी या डॉक्यूमेंटेशन की। इसके कारण फास्टर लोन अंडरराइटिंग हो सकेगा, सैंक्शन हो सकेगा फाइनेंशियर के लिए, जो कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस लाएगा इसके ऑथेंटिसिटी को लेके इनवॉइस का, जो कि सोर्स किया जाएगा डायरेक्टली जीएसटी प्लेटफॉर्म से। डेवलपमेंट होगा एक अल्टरनेटिव क्रेडिट डाटाबेस का, पार्टिकुलरली जो बेनिफिट करेगा एमएसएमई को, लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री जो इनका है उनको ये डायरेक्ट बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल फंड फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरी। तो हम जानेंगे जो ग्लोबल फंड की बात कही गई है रिसाइकल करने को लेकर लिथियम आयन बैटरी को। तो जो एक पॉलिसी ब्रीफ था G20 का ये सजेस्ट कर रहा है इस्टेब्लिश करने को एक ग्लोबल फंड को जो कि इन्वेस्ट करेगा इंक्रीजिंग रिसाइकलिंग कैपेसिटी को लेकर लिथियम आयन बैटरी के लिए, जिसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। जरूरत क्यों पड़ी? तो जो डिमांड बढ़ रहा है मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्राफाइट का, एग्जिस्टिंग बैटरी वेस्ट मटेरियल जो है उसका सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है कि ये जनरेट कर सकता है वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली $4,800 से $5,200 तक पर टन के लिए। और सेफ और इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल है रिसाइकलिंग, सेफ और इन्वायरमेंटली भी बेनिफिशियल है। बैटरी रिसाइकलिंग जो है ये नेशनल स्टेट में बहुत ज्यादा गैप है कंसर्निंग टेक्नोलॉजी को लेके और रिड्यूसिंग रिसाइकलिंग कॉस्ट को लेके, इंप्रूविंग मटेरियल रिकवरी कैपेबिलिटी, ये सारे की आवश्यकता के कारण इसकी नीड पड़ी है। लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो नाम है किस तरीके से आप कर सकते हैं और क्या क्या डिस्क्रिप्शन हम समझेंगे। तो मैकेनिकल सेपरेशन में क्या होता है, इसमें फिजिकल सेपरेशन होता है लिथियम आयन बैटरी कंपोनेंट का, मैकेनिकल प्रोसेस है जैसे कि थ्रेडिंग और सीविंग की मदद से। पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस में यह हाई टेम्परेचर प्रोसेस है जो कि उपयोग करता है हीट का मेल्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बैटरी कंपोनेंट को, और रिकवर किया जाता है वैल्यूएबल मेटल जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट को। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड सॉल्यूशन पे और केमिकल रिएक्शन होता है उपयोग करने के लिए सेपरेट और रिकवर वैल्यूएबल मटेरियल के लिए। लिथियम रिकवरी फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट में जो स्पेसिफिक प्रोसेस है ये टारगेट करता है रिकवरी को लिथियम का इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लिथियम आयन बैटरी के माध्यम से, जिसको फिर रीयूज किया जा सकता है या प्रोसेस किया जा सकता है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये उपयोग कर रहा है बायोलॉजिकल एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ताकि एक्सट्रैक्ट किया जा सके और रिकवर किया जा सके वैल्यूएबल मटेरियल को लिथियम आयन बैटरी से। इंडिया के द्वारा जो स्टेप लिया गया इसके लिए, तो भारत का जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है 2022 का, ये कन्फर करता है प्रोड्यूसर जिसमें कि इंपोर्टर भी आते हैं ऑब्लिगेशन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैटरी के लिए, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको मार्केट में ताकि इंश्योर किया जा सके कि इसके कलेक्शन और रिसाइकलिंग को
नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैब ग्रोन ह्यूमन एम्ब्रायो मॉडल। तो जो लैब ग्रोन ह्यूमन एम्ब्रायो मॉडल है इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली क्रिएट किया है एडवांस एम्ब्रायो लाइक स्ट्रक्चर को उपयोग करके ह्यूमन के स्टेम सेल का। ये जो सिंथेटिक एम्ब्रायो है जिसको डेवलप किया गया, ये सिमिलरली है नेचुरल एम्ब्रायोज के जैसा, जो कि आपका 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद है। ये जो ब्रेक थ्रो है ये एलो करता है रिसर्चर को कि वो अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं स्टडी को लेके ह्यूमन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का लेटर स्टेज पे। लेकिन ये रेस कर रहा है इथिकल और लीगल क्वेश्चन को भी, जो रेगुलेशन और स्टेटस है एम्ब्रायो मॉडल का लेके, जो एबिलिटी है स्टडी करने को लेके एम्ब्रायो मॉडल का बियॉन्ड 14 डेज के, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये एलो करेगा रिसर्चर को एक्सप्लोर करने का डेवलपमेंटल डिफेक्ट को, और जो प्रेगनेंसी लॉस होता है उसमें ये मदद करेगा। चैलेंज कर रहा है ये स्टडी को एनिमल मॉडल के ऊपर। कंट्रोवर्सीज को लेके क्या है, ये जो साइंटिफिक कंट्रोवर्सी है ये सराउंडेड है रिसर्च में हाईली कम्पिटिटिव रेस को लेकर डेवलप एम्ब्रायो मॉडल का लेटर स्टेज में, और इथिकल कंसर्न बहुत बड़ा इश्यू है। इथिकल कंसर्न भी इमर्ज हो रहा है जो स्टेटस और रेगुलेशन है ह्यूमन एम्ब्रायो मॉडल को लेके। ये जो मॉडल ये नहीं सब्जेक्ट है 14 डे रूल अप्लाइड कर रहा है नेचुरल एम्ब्रायो गाइडलाइंस पे, जो कि रेगुलेशन रिलेटेड है उपयोग को लेके ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सेम सिस्टम का, उसको फॉलो करना होगा। ये सारे कंट्रोवर्सी है जिसको कि हैंडल करना होगा अच्छे से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.